अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। नए चीफ जस्टिस का ऐलान कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने गद्दारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। बीएनपी के सेनेटर की 4 घंटों में 2 मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। पीपल्स पार्टी के नए लीडर का जन्म आज हो चुका है। तफसीलात इसके ऊपर बात करेंगे। गंडापुर का ऐलान है बगावत, घरों का घेराव करने तक का ऐलान कर दिया। तमाम तफसीलात क्या हैं, सबसे पहले बात करेंगे। आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पर मैंने देखी और सुबह के वक्त मैंने उस तस्वीर को पोस्ट किया। वो तस्वीर थी इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहिबा की, जो सड़क के ऊपर तने तनहा अकेली खड़ी हैं, बायोमेट्रिक के लिए आई हैं और अपने भाई के साथ मुलाकात करने की कोशिश कर रही हैं। घंटों वो बाहर खड़ी रहीं, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। नाउमीद होकर के घर वापस चली गई। मैंने उस तस्वीर को ट्विटर पे पोस्ट किया और उस पर लिखा कि इस औरत के भाई का नाम लेकर के लाखों वोट लेने वाले आज 80 से ज़्यादा नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद हैं। आज 90 से ज़्यादा केपी असम्बली के अंदर हैं, 103 से ज़्यादा पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं। इनके एक सूबे में हुकूमत है, इनका पोजीशन लीडर है, लेकिन उस शख्स की बहन तन्हे तनहा अकेली आज जेल के बाहर खड़ी है अपने भाई से मिलने के लिए। अफसोस का मकाम है लीडरशिप के लिए। अपनी तकरीरों से वफादारियों का यकीन मत दिलाओ, इनका साथ दो। इस ट्वीट के बाद ये बात पूरे पाकिस्तान की नज़र में आई। सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई, बात हुई और इमरान रियाज और तमाम सहाफ़ियों ने इसके ऊपर बात की कि ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि आज इमरान खान की बहन अकेली वहाँ पर खड़ी थी। जहाँ मखसूस नशिस्तों की बात होती है तो ख़वातीन का एक रेला मौजूद होता है वहाँ अपने लिए सीटें चुनने के लिए। मशाल जैसी औरत, बुशरा बेगम की स्पोक पर्सन, 6 गार्ड आगे होते हैं, 7 गार्ड पीछे होते हैं, टोला लेकर के चलती हैं अपने साथ। और ये ज़ख्मी बाजू के साथ इमरान खान की बहन अकेली सड़क पर खड़ी है। और किसकी बहन है ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लीडर की बहन है ये। वो आदमी जिसके नाम पे 4 करोड़ लोगों ने निकल करके वोट दे दिया। असम्बलियों के अंदर भेड़ों बकरियों की तरह भरे पड़े हुए हैं ये। लाख लाख 1.5 लाख वोट लेकर के आए। जब घर से बाहर निकलते हैं तो हूटर बजते हैं गाड़ियों में, आगे गार्ड पीछे गार्ड। प्रोटोकॉल देखो इनके। और जिसके नाम का खा रहे हैं उसकी बहन जख्मी बाजू लेकर के सड़क पर अकेली खड़ी है। ये मंजर था आज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे लोग सवाल उठाते हैं तो इन्हीं वजूहात की बिना पर उठाते हैं। मैंने इस तस्वीर को पोस्ट किया और फिर पूरे पाकिस्तान की नज़र इसके ऊपर गई, जो कि अच्छी बात है। और लीडरशिप को इसका एहसास होना चाहिए। आज इमरान खान कैद तनाई में ताहुक्म सानी उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकती। उनके सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, अखबार बंद कर दिया जाता है, टीवी मोबाइल उनके पास नहीं है, अकेले होते हैं वहाँ पर तनहा। आपको कमरे में बंद कर देना कोई, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन, आपको कोई बंद कर दे कमरे के अंदर मोबाइल लेकर के, आप आधा घंटा लेट के अपने पाँव के अंगूठे को देखते रहेंगे। अगले 1 घंटा आप छत में हाके बनाते रहेंगे अपनी नजरों में, फिर खुद से बातें करते रहेंगे, फिर नमाजें पढ़ के सजदों में रो रो के खुदा से नींद मांगते रहेंगे कि मुझे नींद आ जाए। अब कितने दिनों से वो शख्स कहते तन्हाई काट रहा है। क्या कर लिया है आपने? दर्जनों है, मैंने दर्जनों MP है आपके। वो कम से कम उसको आजादी दिला दो यार, उसके ऊपर से सख्तियां खत्म करवा दो। रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज के ऐलान। बहरहाल उसके बाद आज चीफ जस्टिस की तैनाती का ऐलान हो गया। कमेटी ने ऐलान कर दिया कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस अमल को रोका जा सकता है या इसमें कोई तब्दीली हो सकती है कि नहीं। जी हां, अगर याह्या अफरीदी साहब इनकार कर देते हैं चीफ जस्टिस बनने से तो फिर किसी दूसरे शख्स को बनाया जा सकता है, या फिर तहरीक इंसाफ एक मैसिव प्रोटेस्ट करती है तो फिर फैसले को तब्दील किया जा सकता है। जैसा कि अली अमीन गंडापुर ने वादा किया था 1 दिन पहले, अगर मंसूर अली शाह को न बनाया गया तो पूरा पाकिस्तान लेकर के मैं सड़कों पर निकलूंगा। ये 2 वजूहात ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद पर इस फैसले को तब्दील किया जा सकता है। अब पहली वजह देख लेते हैं कि याह्या अफरीदी साहब क्यों इनकार करेंगे। एक, उनके इनकार करने की वजह यह है कि यहां पर इखलाकियात आती है कि उनसे 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं, जो उनके कलीग रह चुके हैं, सारी जिंदगी उनके साथ उन्होंने गुजारी है, उनको बाईपास करके इनको उठाया जाएगा तो यह इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। यह इखलाकियात के जुमरे में नहीं आता। तो हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि वो सीनियर्स के एहतराम में बैक चले जाएं कि नहीं भाई मैं नहीं बनना चाहता, मैं क्यों बनूंगा, जिसका हक है उसे बनना चाहिए। पूरी दुनिया इसके ऊपर तनकीद करेगी। वो एक क्रेडिबल जज हैं, एक रिस्पेक्टेबल जज हैं इस वक्त, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो आने वाले वक्तों में चीफ जस्टिस बन सकते हैं, आज अगर ना बने तब भी। दूसरी अहम वजह यहां पे ये उनके इनकार की कि उनकी सर्विस को 8 साल रहते हैं। अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते तो फिर 3 साल सर्विस कर पाएंगे, 8 साल नहीं कर पाएंगे। तो वो अपनी सर्विस क्यों कम करेंगे? और अगर वो 8 साल सर्विस करते हैं अपनी, तो फिर भी उनका नंबर आएगा, क्योंकि अंदर मौजूद हैं वो 2 जजेस के बाद तीसरा उनका नंबर है। वो तो चीफ जस्टिस तब भी बन सकते हैं। तो बजाय आज बनने के एक लीगल तरीके से, एक इंसाफ के तकाजों के मुताबिक, एक जायज़ तरीके से, अखलाकियात और रवायात के मुताबिक वो आज से कुछ अरसा बाद चीफ जस्टिस वैसे भी बन जाएंगे। अगर कोई
ایسی ہنگامی صورت اس ملک کے اندر پیدا نہ ہوئی تو این ممکن ہے کہ وہ انکار کر دیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کریں. پھر دوسرا آپشن آپ کے پاس بچتا ہے تحریک انصاف احتجاج کرے اور بھرپور احتجاج کے ذریعے حکومت کو مجبور کرے اس فیصلے کو ریورس کرنے کے. اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ بن جاتے ہیں تو تب کیا ہوگا. میرا خیال ہے یہ قبل وقت ہوگا اس بارے میں کچھ بھی کہنا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جیسا دوسرا جج اس قابض رجیم کو کبھی نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. بہرحال اس جج کی تعیناتی کا فیصلہ جس کمیٹی نے کیا ہے نا، اس کمیٹی کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے پاکستانیوں. اس کمیٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں احسن اقبال ہے جس کے اوپر ناروال سپورٹس سٹی میں اربوں کی کرپشن کا الزام ہے، کیس بن چکا ہے، اب تک چل رہا ہے، جیل تک جا چکا ہے یہ آدمی. یعنی کہ جس آدمی نے اربوں روپے کی کرپشن کی، وہ آدمی بیٹھ کر کے پاکستان کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا فیصلہ کر رہا ہے آج. اس آدمی کے اوپر احسن اقبال پہ آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہے. یعنی جتنی تمہاری آمدن ہے اس سے زیادہ تمہاری جائیدادیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں یہ ثابت نہیں کر سکا آج تک. اس کمیٹی کے اندر دوسرا آدمی پتہ کون ہے؟ راجہ پرویز اشرف، جس کا دوسرا نام ہے راجہ رینٹل پاور پلانٹ کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے اس بندے کے اوپر. آج بھی کیس چل رہا ہے، عدالت میں پیشیاں بھگت رہا ہے یہ شخص. کھربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا، وہ منصوبے ناکام ہو گئے، بند ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے پیسے بنائے وہاں پہ اقربا پروری کر کے لوگوں کو کھلائے، خود بھی کھائے. اور یہ آدمی فیصلہ کر رہا ہے وہاں کمیٹی کے اندر بیٹھ کر کے ملک کا چیف جسٹس کون ہوگا. اور تیسرا آدمی خواجہ آصف، منی لانڈرنگ، 2 نمبری، چور بازاری، کرپشن کے متعدد الزام اس شخص کے اوپر. اور تو اور یہ بندہ نااہل ہو چکا ہے عدالت سے، سیاست کے لیے نااہل ہو چکا ہے. کس وجہ پر؟ اس کے پاس اقامہ تھا. پاکستان کا وزیر دفاع دبئی میں کارپینٹر تھا. پاکستانیوں ہم کہاں آ گئے ہیں؟ where we have reached. یہ کہاں لے کر کے آ چکی ہے یہ قابض رجیم اس وقت پاکستان کو؟ ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ خواجہ آصف جیسا غیر ملکی کارپینٹر ہمارے ملک میں بیٹھ کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب کر رہا ہے کہ یہ ہوگا. یہاں پاکستان پہنچ چکا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال علی امین گنڈا پور نے آج پھر وہی دبنگ انداز میں پاکستان کے کونے سے نکلیں، گلگت سے نکلیں، بلتستان سے نکلیں گے، فلاں جگہ سے نکلیں گے. ان کا 2 دن پہلے کا 1 دن پہلے کا بیان تھا اسمبلی کے اندر. انہوں نے کھڑے ہو کر کے قوم سے وعدہ کیا. مرد کی زبان ہی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ زبان ہوتی ہے. انہوں نے کہا اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں بنتے تو پورے پاکستان میں احتجاج کروں گا، سارے پاکستان سے عوام کو لے کر کے نکلوں گا. تو جناب حکومت نے کوشش کر لی، یحییٰ آفریدی کو بنا دیا، ان کو پاس کر دیا. اب دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. آج پھر ان کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ ہم گھیراؤ کریں گے. اور کن کا گھیراؤ کریں گے؟ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ فیصلہ سازوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنے فیصلوں کو ٹھیک کر لو ورنہ تمہارے گھروں کے ایڈریس بھی ہمیں پتہ ہے. یہ بڑی سینسٹیو بات انہوں نے کی. اب دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کتنا قائم رہتے ہیں. یہاں پر علی امین صاحب کے لیے ایک مشورہ ہے میرا. آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. جب تک یہ ڈی چوک والا ایپیسوڈ نہیں ہوا تھا نا، آپ کی پاپولیرٹی آسمان پر تھی اور اچانک وہاں سے زمین پر آ گئی، صرف اس لیے کہ وہاں آپ احتجاج کو کامیاب نہ کروا سکے. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. آپ دوبارہ سے اس پاکستان کے اندر اگر سیاست کو ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں، پاپولیرٹی کو ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، عوام کے اندر اپنی مقبولیت کو، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اسی لیول کا احتجاج عوام کو کامیاب کر کے دکھا دیں. دوسرا آپ باتیں کریں، تقریریں کریں، ترقیاتی فنڈ دیں، خیبر پختونخوا کو پیرس بنا دیں، یہ داغ کبھی زندگی میں آپ کے اوپر سے نہیں دھلنا کہ جو آپ نے وہاں پر اس احتجاج کو سیبوٹاج کیا، بغیر کسی مقصد کے اس کو ختم کر دیا، خود غائب ہو گئے وہاں سے. مثال کے طور پر ایک کرکٹر ہے جو پاکستان انڈیا کے درمیان میچ ہو رہا ہے، اس میچ میں بدترین کارکردگی کی بنیاد پہ پاکستان کو میچ ہرا دیتا ہے بھارت سے. اس کی وجہ سے پاکستان میچ ہار جاتا ہے. اور پھر وہ پاکستان آ کر کے ترقیاتی کام کرنے لگے، لوگوں میں خیرات صدقہ کرنے لگے، پانی کی سبیلیں کھول دے، ہسپتال بنا دے، ایمبولینس لوگوں کو دے دے. کیا اس غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر جو چیز اس نے کی تھی کرکٹ کے اندر، کیا اس کو بھرا جا سکتا ہے؟ اس گیپ کو وہ ایک ہی صورت میں بھرا جائے گا کہ دوبارہ کوئی میچ ہو بھارت کے ساتھ اسی طرح کا، اتنا ہی اہم، اور اس میں وہ بہترین پرفارمنس دکھا کر پاکستان کو میچ جتوا دے. لوگ بھول جائیں گے اس کی پرانی بات کو. تو گنڈا پور صاحب، یہاں پر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ اگر آپ دوبارہ سے اس عوام کے اندر ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں جیسے پہلے تھے کہ لوگ آپ کے گن گاتے تھے، تو ایک میسو لیول کا احتجاج کامیاب کر کے دکھائیں. اور اس وقت پاکستان کی عوام کی کامیابی، احتجاج کی کامیابی عمران خان صاحب کی رہائی میں. بہرحال دوسری طرف قاسم رونجو صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی آج، جن کو ویل چیئر پر پکڑ کے لایا گیا تھا اور انہوں نے ایک ووٹ دے دیا تھا حکومت کو اس آئینی ترمیم میں. آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا سینٹ سے، اور سینٹ کے باہر کھڑے ہو کر کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اپنی پارٹی کے صدر کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر کے لے گئے تھے طاقتور، میرے ڈائلیسس ہوئے ہیں اور وہاں پہ مجھے مچھر بھی کاٹ رہے تھے، مجھے اسپتال بھی لے کے گئے، میرے موبائل لے لیے، سب کچھ میرے سے، تو میرے سے زبردستی ووٹ لیا. ذرا یہ آپ پریس کانفرنس سنیں ان کی. تفصیلات کوئی خاص نہیں ہے. یہ زوراور لوگ تھے جو بھی تھے، جہاں سے بھی آئے تھے. 6 دن مجھے مہمان بنایا، 6 دن 7 دن مچھروں کے کاٹنے سے. ایک پہلے میں ڈائلیسس کا مریض ہوں اور اس حالت میں مجھے
2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो फैसले उन्होंने किए, उनका अखलाक था बरम जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। तो नहीं 4 दिन बेमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, फलाना तुम खाए, ये इस किस्म की बातें रही। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3 से 4 घंटे बाद एक शख्स इनके घर पे गया, वो सोफे पे बैठे हुए हैं और उसके ऊपर खड़े होकर के वीडियो बनाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद करवा दी उसे। जरा ये वीडियो सुने। जी, आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो मेन MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मबनी है। और ये ज़बरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसी बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। तो मैं इसकी तरदीद करता हूँ, भरपूर तरदीद करता हूँ कि ये इसको मेहरबानी करके आप मीडिया में दोबारा इसको सही। अच्छा, अब देखें, जो पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो खुली फिजा में सड़क के ऊपर खड़े होकर सैकड़ों लोगों के सामने वो बात कर रहे हैं, और ये एक बंद कमरे में सोफे पे बिठा करके ऊपर मुंह पे कैमरा लगा करके उससे बात बुलवा रहा है। और इसके नजदीक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई गई थी जो सड़क पे करवाई गई, सब लोगों के सामने करवाई गई, वो जबरदस्ती थी। ये बयान अपनी मर्जी से जो घर के किसी कमरे बंद के सोफे के ऊपर बैठ करके दिया जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहे हो पाकिस्तान के साथ यार? क्या किस नस्ल से, किस खून से पैदा हुए हो तुम? क्या समझते हो पाकिस्तानियों को? ये हाल है जी पाकिस्तान का इस वक्त। देख लें कि यहाँ पर काबिज ताकतवर किस हद तक जा रहा है। बुजुर्ग बूढ़े लोगों के साथ ये जुल्म, ये तकलीफ लोगों को दी जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ जी, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के जितने भी बिकने वाले लोटे थे, यानी कि जिन्होंने पैसे लेकर के वोट दिए, उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। जैन कुरैशी का मामला जो थोड़ा सा मशकूक बाज़ लोगों की नज़र में था भी, उसको भी आज कंफर्म कर दिया गया है कि जैन कुरैशी साहब जो हैं वो बिके थे, उन्होंने पैसे लिए थे और उन्होंने हुकूमत को वोट दिया इसके अंदर, या देने की कोशिश की। अगर मौलाना ना आते तो फिर ये हुकूमत को वोट देते। आज मेहरबानो कुरैशी जो उनकी बहन है, उनकी मुलाकात अपने वालिद के साथ हुई और उनके वालिद ने अंदर से पैगाम भेजा कि मेरा बेटा कभी भी मेरे नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, मेरी मुखालफत नहीं करेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। मुझे ये लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी मुखालफत उसने नहीं की, आपने जो उसे कहा उसने वही किया, यानी कि आप इसके अंदर शामिल थे। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन ज़ख्मी हाथ लेकर के रोड पे खड़ी रही, उसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेहरबानो कुरैशी की अपने बाप के साथ हो गई। ये अपने आप में एक सवाल है। तो बहरहाल पार्टी ने अब ऑफिशियली ये कह दिया कि भाई जैन जो था उसने पार्टी के साथ गद्दारी की, शोकॉज नोटिस उसको दिया गया, बाकियों को भी दिया गया, 4 शोकॉज नोटिस, रियाज फताना वगैरह बाकियों को भी दिए गए। तो एक तो ये इशू था। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के एक नए रहनुमा का जन्म हुआ है। आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी के नए सदर जो हैं वो जुल्फ़िकार, जनाब चौधरी जुल्फ़िकार साहब होंगे, जो कल पैदा हुए हैं बख्तावर भुट्टो से। तो जनाब उसका ऐलान किया गया एक जलसे के अंदर। सिंध के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, चापलूसी की भी कोई हद होती है यार वैसे, उसने जलसे में लोगों को मुबारकबाद दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पैदा हो चुका है। आप सबको मुबारकबाद, मीर जुल्फ़िकार इस दुनिया में आ गए। अब देखो यार, मैं जब इनकी तस्वीरें देखता हूँ ना, मुझे हैरत होती है। आसफा जरदारी 27 साल लड़की, ना कुछ सियासी बैकग्राउंड, ना कुछ जद्दोजहद, उसको पता ही नहीं है। उससे आप पूछो कि सेनेट में मेंबर कितने होते हैं, उसको नहीं पता होगा। उससे पूछे आप डिप्टी स्पीकर क्या होता है, उसको नहीं पता होगा। ये उसके पीछे खड़े होकर के तालियां बजा रहे होते हैं, ये बूढ़े बाबे, ये गुलाम दर गुलाम, नस्ल दर नस्ल गुलाम। ये जो आज पैदा हुआ है ना बख्तावर का बेटा जुल्फ़िकार, ये इनकी औलादें, ये काइम अली शाह की, ये मुराद की औलादें, यूसुफ रज़ा गिलानी की औलादें। अब देखना इन बच्चों के पीछे हाथ बांध कर खड़े होंगे। ये वो गंदी नस्लें हैं, ये बुढ़े बाबे जो अपनी नस्लों को गुलाम बना रहे हैं। इनकी औलादों को इनकी बगावत करनी चाहिए। जलसे में खड़े होकर के वो ऐलान कर रहा है कि आप लोगों को मुबारक हो, मुझे मुबारक हो, इसको मुबारक हो, जरदारी नाना बन गया, बिलावल मामू बन गया, बख्तावर माँ बन गई, आप सब चे बन गए। ये कह रहा है वो जलसे में खड़े होकर। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्याल आपका इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।